आगे बढ़ते हैं। विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में हैं। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। सेशल्स दौरा पूरा करके एक दिन पहले ही दिल्ली लौटे पीएम मोदी की ये बैठक अहम मानी जा रही है। माना यह जा रहा है कि इसमें रिफॉर्म्स पर बात हो सकती है। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए रिफॉर्म समेत कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना भी है। विभागीय सचिवों के साथ इसमें महामंथन हो रहा है, जिसमें केंद्रीय सचिवों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक शाम 4:30 बजे का समय है। प्रधानमंत्री मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रशासनिक आर्थिक सुधारों पर चर्चा होगी। नौकरशाही प्रक्रिया में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और साथ ही कैबिनेट फेरबदल की चर्चा के बीच ये बैठक महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी पहले ही साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं और इसी कड़ी में अब नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स यानी कि अगली पीढ़ी के सुधारों की समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी का साफ निर्देश है कि सभी सचिव शासन और डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित रखें। सरकारी कामों में विशेषकर आम जनता से जुड़े मामलों में कोई भी ढिलाई या फिर पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। किन मुद्दों पर चर्चा होगी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई गति देने पर, ईज ऑफ लिविंग पर फोकस होगा। आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना लक्ष्य होगा। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर चर्चा होगी। नियम सरल कर आम जनता और व्यापार को आसान बनाना इसका मकसद होगा। इस उच्च स्तरीय बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के 7.7% की जीडीपी विकास दर और चौथी तिमाही के 7.8% के आंकड़ों पर गंभीर चर्चा होने की उम्मीद है। मजबूत घरेलू मांग और सरकारी खर्च के दम पर जनवरी से मार्च की तिमाही में भारतीय इकोनॉमी ने अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। एक साल पहले विकास दर 7% थी, जो अब बढ़कर 7.8% हो गई है। इस तरीके से पूरे साल की विकास दर भी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.1% से बढ़कर 7.7% पर पहुंच चुकी है। अब इस बैठक में क्या खास है? एक तो विकसित भारत का लक्ष्य 2047 की बात प्रधानमंत्री करते ही हैं, यानी साल 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए एक खाका तैयार होगा। फिर रिफॉर्म एक्सप्रेस की रफ्तार देखने को मिलेगी, क्योंकि बीते 10 सालों में जो व्यवस्थागत बदलाव हुए उसकी तरफ और आगे बढ़ना होगा। फिर जीडीपी में रिकॉर्ड उछाल, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में दर्ज हुई 7.7 की मजबूत आर्थिक विकास दर, उसकी समीक्षा होगी। जीरो पेंडेंसी पर जोर दिया जाएगा, यानी जनता से जुड़े सरकारी काम और फाइलों को बिना देरी निपटाने का सख्त निर्देश मिलेगा और युवाओं के लिए अवसर भी तलाशे जाएंगे, क्योंकि देश में रोजगार और युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने पर इस बैठक में खास फोकस रहने वाला है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों का एकमात्र उद्देश्य जनता के जीवन को आरामदायक बनाना होना चाहिए। आज होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री के 2 प्रधान सचिव पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास के साथ साथ कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के सचिवों के साथ ये बैठक देश को 2047 तक डेवलप्ड बनाने और 7.7% की जीडीपी ग्रोथ को नई ऊंचाई पर ले जाने का एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रयास है, जिसका सीधा असर आम जनता की जिंदगी और देश के कारोबार पर भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को विकास के एक्सप्रेस वे पर दौड़ा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। रामपुर के शाहाबाद में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए खजाना खोल दिया। सीएम योगी ने 690 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें मिलक विधानसभा क्षेत्र की 27, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की 48 परियोजनाओं का लोकार्पण, तो मिलक की 8, बिलासपुर की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल रहा। सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में पहचान का संकट था, बेटियां और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, नौजवानों के पास रोजगार नहीं था। जब भी कोई सरकारी विज्ञापन या भर्ती निकलती थी तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और इस धांधले के कारण न्यायालय को भर्तियों पर रोक लगानी पड़ती थी। विकास कार्यों जैसे सड़क और पुल के लिए सरकार के पास कोई भी पैसा नहीं होता था। तब केवल 2 लोगों का विकास होता था, एक सैफई परिवार और दूसरा रामपुर का एक परिवार। आज रामपुर हो, मिलक हो, बिलासपुर हो, स्वार हो, चमरोहा हो, इन सभी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवान आज उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी में जाते हैं। उद्योग की बात जब आती है, रामपुर के लिए भी हमें प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। विकास की प्रक्रिया में नौजवान के हाथ को काम मिलता है। हर नौजवान, एक नौजवान जब अपने प्रतिभा और अपने परिश्रम का फल राज्य को देता है, तब उत्तर प्रदेश जैसा बीमारू राज्य जो कांग्रेस और सपा के पाप के कारण कभी बीमारू हुआ था,
वह राज्य उस बीमारूपन से उबर करके आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा विवाद के बीच सीएम योगी ने कहा कि आज भगवान राम भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है। 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो गोली चलाते थे, आज वो आस्था की वकालत करते दिखाई दे रहे हैं। वो कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का भी उल्लेख किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जब भी वो रामपुर आते हैं तो यहाँ का मौसम शिमला जैसा सुहाना हो जाता है। उन्होंने रामपुर को भगवान महाकालेश्वर महादेव, ओम नागेश्वर महादेव, कोसी मंदिर और मां बाला सुंदरी जैसे आस्था केंद्रों से समृद्ध बताया। साथ ही पैचवर्क, वालियन निर्माण और मेंथा उत्पादन में रामपुर की देशव्यापी पहचान की भी तारीफ की। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को ठुकराया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का रुख करने की स्वतंत्रता देते हुए कहा कि वो संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने याचिका दायर की थी। याचिका में पूरे मामले की सीबीआई जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तो वहीं दूसरी ओर भरत तिवारी एनकाउंटर केस अब राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव कुमार सिंह द्वारा 24 जून को भेजे ईमेल पर राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद सचिवालय की ओर से मामले में बिहार के मुख्य सचिव को मामले की जांच के निर्देश दिए गए। साथ ही रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। तो वहीं मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के कई दिन बाद भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह पुष्टि हुई है कि भरत तिवारी को कुल 5 गोलियां लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठे हैं, जैसे पहली गोली बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से में सामने की ओर लगी, दूसरी गोली भी बाएं जांघ के बीच में लगी, तीसरी गोली दाहिनी जांघ के बीच वाले हिस्से में भीतर लगी, चौथी गोली दाहिनी जांघ में बाहरी हिस्से से अंदर की ओर गई, पांचवी गोली बाएं पैर के मध्य भाग में पीछे की तरफ लगी। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को न्यायिक जांच और राज्य मानवाधिकार आयोग की जांच के दौरान इन बिंदुओं पर जवाब देना पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि ये कैसी मुठभेड़ थी जिसमें आत्मरक्षा में इतनी गोलियां चला दी गई। तो इस मामले में लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने भी इस एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब एनकाउंटर हुआ तब मौके पर जगदीशपुर के एसडीएम भी मौजूद थे, लेकिन उनका वहां होना हैरानी भरा है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई में एसडीएम का तो कोई काम ही नहीं होता है। पूर्व डीजीपी का कहना है कि भरत तिवारी के शरीर में कितनी गोली लगी ये कम महत्वपूर्ण है, बल्कि ये देखना जरूरी है कि फायरिंग कितनी दूर से हुई है। इन सब बातों की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। हालांकि बिहार सरकार ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जबकि एनकाउंटर के बाद उठे सवालों से स्थानीय थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। तो वहीं एसडीपीओ को पद से हटा दिया गया है।